आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे असद उमर साहब थे, आपने उनको करीब से काम करते बिल्कुल देखा जी। आप उनके किसी उसमें रहे हैं? मैंने उनके साथ डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन मैं उस वक्त हुकूमत में ही था। आप इंडस्ट्री में आप थे, इसी में थे, अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे। जी जी। वो कैसा काम कर रहे थे? असद उमर साहब जो हैं वो देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर का काम है कि वो ब्यूरोक्रेसी को चलाए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अपनी ब्यूरोक्रेसी है। एक सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के नीचे एक टीम है जिन्होंने रोजमर्रा के काम करने हैं। जैसे मैंने अभी कहा, मैंने बड़े वसूख से ये बात की कि फाइनेंस मिनिस्टर का रोल अब रिड्यूस होकर एक ही चीज पर है कि उसने IMF को कैसे डील करना है, यानी कि उसने डॉलर कैसे अरेंज करना है, बुनियादी तौर पर अगर मैं आम अल्फाज में बताऊं। और दूसरी चीज़ है बजट बनाना, FBR के मामलात को रोज चलाना, कि पूरे मुल्क से टैक्स कलेक्ट करना वगैरह वगैरह। FBR भी चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का इदारा है तो वो डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर ही आता है। अब जो ये रोजमर्रा के काम है ना, ये वजीर असद उमर हो, मिफ्ता इस्माइल हो, इसाक डार हो, या आप और मैं हो, वो रोजमर्रा के मामलात चूंकि ब्यूरोक्रेसी चलाती है, ब्यूरोक्रेसी सेम रहती है। वो मैक्सिमम आप ऊपर का एक सेक्रेटरी तब्दील कर दोगे, अपनी मर्जी का सेक्रेटरी ले आओगे, फाइल ने उसी तरह चलना है, उसी फाइल पे वही पुरानी नोटिंग होनी है, उसी नोटिंग से पॉलिसी के डिसीजंस लिए जाने हैं, फैसले होने हैं, वो चीज़ें नहीं बदलती। हाँ, जहाँ तक IMF की बात है तो ज़ुबान ज़दे आम उस वक्त बात ये होती थी, मैं उन मीटिंग्स में चूंकि उस वक्त मैं उनके साथ डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, खुद नहीं बैठता था, लेकिन ज़ुबान ज़दे आम ये बात थी कि असद उमर साहब से IMF वाले खुश नहीं थे। और वो खुश ना होने की वजह यह है कि वो IMF की ज़ुबान नहीं समझते थे। आज देखें, IMF बड़ी टेक्निकल किस्म की मौशी ज़ुबान में बात करती है। अगर आप पाकिस्तान की मईशत को दिन रात फॉलो नहीं एक तो कर रहे, ना आप वो ज़ुबान समझते हो, ना आप उन लोगों को जानते हो। यानी कि असद उमर का IMF से कोई ताल्लुक नहीं था, उसने काम भी कभी नहीं किया था, ना उन्होंने माजी में कभी काम किया था। वो तो पाकिस्तान में एंग्रो के अंदर काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर में काम, उनका मईशत से ताल्लुक नहीं था, वो ट्रेंड मुआशी आदमी नहीं थे। तो इमरान खान साहब उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर गए? इमरान खान साहब इसलिए ट्रस्ट कर गए कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में मसला है कि लोग ये समझते हैं कि चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो इसको बैंकर भी चला सकते हैं, इसको जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं सारे इसको चला सकते हैं, या जिस बंदे ने कोई बड़ा कारोबार चलाया है वो आप पूरे मुल्क का कारोबार भी चला सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्पेशली आप विद IMF, चूंकि वो एक ज़ुबान बोलते हैं, आपको वो ज़ुबान समझ आना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये उस दौर में पता था कि असद उमर साहब चूंकि वो ज़ुबान में नहीं बात करते थे, तो IMF ने दो चीज़ें उस वक़्त की थी। पहले उन्होंने एक पाकिस्तानी आदमी जो IMF में काम करते थे, रजा बाकिर, जी ऐसे ही है, उनको गवर्नर स्टेट बैंक लगाया। उन्होंने कहा चलो एक बंदा साढ़े को आ गया जो साड़ी ज़ुबान समझदा, जिहदे नाल असीं गल कर सकते। फिर IMF ने क्या उनके से ये करवाया कि आप ऑटोनोमस कर दें स्टेट बैंक को? IMF ने करवाया था वो भी एक PFM एक्ट आया और उसके अंदर ये कहा गया, ये पाकिस्तान के अंदर असल में बहुत सालों से होना चाहिए था, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी है कि स्टेट बैंक ऑटोनोमस होता है। वो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग नहीं स्टेट बैंक की होती। अच्छा। स्टेट बैंक का गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन डार साहब के दौर में 13 से 17 ऐसे ही था कि गवर्नर स्टेट बैंक रिपोर्ट करता था, कागज पे नहीं लेकिन वैसे रिपोर्ट करता था, क्योंकि डार साहब एक ताकतवर वजीर भी थे तो वो रिपोर्ट करते थे। इस दफा भी जब डार साहब वापस आए तो उस एक्ट के बनने के बाद वापस आए जिसमें स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर दिया गया था, लेकिन फिर भी गवर्नर स्टेट बैंक डार साहब की मर्जी के बगैर फैसले नहीं कर सकते। वो तो डार साहब का अपना रोब दबदबा पड़ा हुआ था ना सियासत की वजह से, और वो उसमें एक बिल्कुल वो एक प्राइम मिनिस्टर के करीब है, प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बड़े सियासतदान हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो गवर्नर स्टेट बैंक को भी पता था कि भाई मैंने भी नौकरी बचानी है, तो मैंने इनके साथ रह के अच्छे ताल्लुक करके बचानी है, ठीक है। तो और ये वाले जो गवर्नर स्टेट बैंक है ये एक प्रमोटी गवर्नर स्टेट बैंक है, ये यानी एक खुद भी ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन ये स्टेट बैंक की सर्विस से असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बनते ऊपर। तो इसका मतलब इनसे भी IMF खुश नहीं था, ये जो अभी वाले से नहीं, इनसे खुश थे, लेकिन डार साहब के 16 महीने की बात, अच्छा ठीक है, उसमें IMF से डार साहब भी बात करते थे। गवर्नर स्टेट बैंक आप समझ लें कि उनकी डायरेक्ट कोई बहुत ज्यादा IMF से लाइन नहीं थी, वो मीटिंग्स में बैठते थे। लेकिन असद उमर के दौर में उन्होंने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक, चलो तुमने वजीर नहीं बदलना तो तुम गवर्नर स्टेट बैंक हमारा दे दो। वो पहले रजा बाकिर को लाए, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि खान साहब की शायद शुरू में रेजिस्टेंस होगी तो वजीर बदलना उनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन जब IMF ने मजीद पुश किया
तो फिर उन्होंने हफीज शेख साहब को लाए, और ये हफीज शेख भी वही हैं जो माजी में IMF के अपने एम्प्लॉय थे, मुशर्रफ साहब के दौर में भी वजीर रह चुके थे। तो फिर IMF ने PTI के दौर में ये किया कि अपने ही दोनों बंदे पाकिस्तान की 2 टॉप मुआशी पोस्टों के ऊपर ला के लगा दिए, जिनका उनको लगता था कि भाई ये हमारी बात समझते हैं, जो रोज़मर्रा के हमारे टारगेट्स हैं, ये रोज़मर्रा के वो टारगेट्स पाकिस्तान में इंश्योर करेंगे कि पूरे हों। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, देखिए अब हमारा कंट्रोल अपनी मईशत के ऊपर से ख़त्म हो चुका है। डोनर, अच्छा पाकिस्तान में 2 चीज़ें हुई हैं वैसे। जब 2005 में भट्ट साहब ज़लज़ला आता है ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया के डोनर पाकिस्तान में आ जाते हैं। जी, आ जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, USAID आ जाता है, ऑसएड आ जाता है। वो पहले उधर अर्थक्वेक के वाले जो इलाके थे वहाँ पे वो अपना काम शुरू करते हैं। उसके बाद वो पूरे मुल्क में रीबिल्डिंग शुरू कर देते हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन। तो USAID ने बहुत काम किया, बहुत पैसा आया पाकिस्तान में। अच्छा, उस वक्त IMF का रोल कम था और वर्ल्ड बैंक और इन इदारों का रोल पाकिस्तान में ज़्यादा था। अब पिछले कुछ अरसे में जब पाकिस्तान, IMF के पास हमारा 24वां प्रोग्राम है, हम 88 से रेगुलर जा रहे हैं IMF के पास, लेकिन पहले जिसको हम पाकिस्तान में बूम बस्ट साइकिल कहते हैं ना कि मईशत 3 साल ग्रो करती है फिर 3 साल बुरे होते हैं, वो बूम बस्ट साइकिल अगर पहले 3 या 4 साल का था ना, वो 2 साल का हुआ, अब वो 6-8 महीने या 1 साल का रह गया पाकिस्तान। हर 8 महीने बाद आपकी खुशहाली आती है, फिर 8 महीने बुरे आ जाते हैं, और यही पाकिस्तान में। तो उस वजह से अब IMF के पास ज़्यादा रेगुलर जाना शुरू हो गए। तो अब हुआ ये कि जो माजी में पाकिस्तान में सियासी लोग बातें करते थे ना कि यार ये तो पूरा मुल्क डोनर चला रहे हैं, पॉलिसी डोनर बनाते हैं, सारी मईशत डोनर चलाते हैं, वो डोनर अब कम रेलेवेंट रह गए, इररेलेवेंट हो गए बल्कि। और स्पेशली जब USAID अब ट्रंप साहब ने ख़त्म कर दी तो उनकी कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि USAID मेन प्लेयर था। लेकिन IMF इंक्रीजिंगली पाकिस्तान में हमारे डॉलर के इशू की वजह से, यहाँ कर्जों के इतने ऊपर जाने की वजह से, या तेल की कीमतें महंगी होने की वजह से IMF बतदरीज ज़्यादा रेलेवेंट होता गया और पेनिट्रेट करता गया। इसलिए अब जितनी मॉनेटरी पॉलिसी है वो सब IMF है। यानी कि कुछ अर्सा पहले एक बात चल रही थी कि भाई हमारे 2 हमने सियासी देखे थे वज़ीर, लेकिन आपने कहा वो मुझे दूसरा का भी वो रह चुका, मुफ्ता इस्माइल साहब भी मुलाजिम रह चुके हैं IMF के, तो उनको भी मैं सियासी नहीं कहूँगा। लेकिन जो इसहाक डार के अलावा मेरे ख्याल से कोई हमने सियासी वज़ीर ख़जाना नहीं देखा, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये अगर IMF ने ही हमारा सारा कुछ करना है, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में लास्ट पे ये बात हुई कि ये IMF को हमारी आखिरी किस्त जाने वाली है जी, यू रिमेंबर? बिल्कुल हुई कि अब हम IMF को बाय बाय करने वाले हैं। बाय बाय तो फिर वो बाय बाय क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ वो? देखिए सादा सी बात है भट्ट साहब, अगर आपके घर का खर्चा है 100 रुपये, आपकी कमाई 70 रुपये है, ठीक है जी, खर्चा आपका 100 है, बाकी 30 आप कहाँ से लाएंगे? सादा सी बात है। मईशत को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप वो 30 मुख्तलिफ लोगों से इकट्ठे करेंगे। पाकिस्तान वो 30 कहाँ से इकट्ठे करता है? चलें ये मैं बताता हूँ। पाकिस्तान वो 30 ऐसे इकट्ठे करता है कि पाकिस्तान उसमें कुछ कर्जे लेता है IMF से, जिसको हम कहते हैं मल्टीलैटरल डेट, क्योंकि ये मल्टीलैटरल इदारे हैं, ये किसी एक मुल्क के इदारे नहीं है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF। माजी में हम पेरिस क्लब एक था जो बहुत सारी यूरोपीय डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक क्लब था, वो मिलके कर्जे देते थे, उसको हमने अब मुकम्मल पाकिस्तान से फारिग कर दिया। अब हम सिर्फ बुनियादी तौर पे हमारा मल्टीलैटरल डेट जो IMF है या कुछ वर्ल्ड बैंक है। दूसरा है हमारा बायलैटरल डेट, जिसको हम कहते हैं हमारे दोस्त ममालिक, जिसमें सारे गल्फ कंट्रीज़ हैं। गल्फ कंट्रीज़ हमें ये कहते हैं तेल देते वक्त कि यार तेल ले लो, ऐसे पैसे हले ना देना, वही कर्जा है। हाँ, आपने $2 बिलियन का तेल ले लिया क्योंकि आपको कर्जा चाहिए क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? तेल ही मंगवाने के लिए। सबसे बड़ी कमोडिटी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तेल ही है। तो हम कहते हैं अच्छा अगर ये तेल ही हमें उधार पे मिल रहा है, जिसको हम डेफर्ड ऑयल पेमेंट कहते हैं, तो तेल अगर उधार पे मिल रहा है तो इसका मतलब है हमें कर्जा लेने की अब ज़रूरत नहीं है। तो वो एक फॉर्म ऑफ कर्जा जो बायलैटरल से हमें आता है, चाइना से CPEC के अंडर आता है, इन मुल्कों से आता है हमें तेल की सूरत में, ये हमारा बायलैटरल। तीसरा हमारा है कमर्शियल डेट, जिस तरह अभी हम चाइना के साथ, आपने शायद देखा होगा, पांडा बॉन्ड एक फ्लोट किया हमने, पाकिस्तानी बॉन्ड चाइनीज मार्केट में बिका है और उससे हमने पैसा उठा लिया चाइना से। या हम पहले यूरो बॉन्ड करते थे यूरोपियन मार्केट के अंदर, ठीक है जी। ये जो बॉन्ड्स हैं हमारे पाकिस्तान के, इन बॉन्ड से भी पैसा आता है, यानी कमर्शियल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल डेट से हमें पैसा आता है, वो हम ऊपर के 30 रुपए इकट्ठे करते हैं, ठीक है जी। अब मसला पाकिस्तान के अंदर यही है कि हम लोकली भी अपने गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं और इम्पोर्टेड गुड भी कंज्यूम कर रहे हैं,
ठीक है, उस इम्पोर्टेड गुड्स से हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है कि जितना डॉलर हमारे पास है उससे हमें ज़्यादा चाहिए इंपोर्ट के लिए। ये तो पिछले 4 सालों में अल्लाह रखे हमारे बैरूनी पाकिस्तानियों को, जो एक्सपैट्रिएट्स पूरी दुनिया में डायस्पोरा रहता है, उन्होंने इतनी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस की हैं। हालांकि वैसे मुझे एक बात से एतराज़ था कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो वो ये कहते थे कि ये पैसा ये लोग पाकिस्तान को नहीं इमरान खान को दे रहे हैं क्योंकि उस पर भरोसा करते हैं, ये पैसा मुल्क में इसलिए आता है। खान साहब के बाद जाने के बाद उसमें और ज़्यादा रिकॉर्ड तेज़ी आई है। ये मैं आपको वसूख से बात कह रहा हूँ, आप रेमिटेंसेस का रिकॉर्ड देखें, वो सारा रेमिटेंस डॉलर में या फॉरेन करेंसी में होता है। पाकिस्तान की पिछले 3 साल में मईशत, जो अब हम कहते हैं 17-18 बिलियन पे हमारे रिजर्व्स चले गए हैं, वो सारी मईशत बाहर बैठे हुए ओवरसीज ने की, ओवरसीज ने चलाई है।